नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें है कि रेलवे में जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनके नियुक्ति का माध्यम क्या है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी कर्मचारी, कोई भी कैंडिडेट आरआरबी का एग्ज़ाम पास करके और रेलवे में सीधे भर्ती के तहत आ सकता है। लेकिन सीधी भर्ती के तहत जो और भी कोटा है जिसके माध्यम से कर्मचारी रेलवे में आते हैं, उसमें स्पोर्ट्स कोटा है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने उच्च प्रदर्शन के माध्यम से रेलवे में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से स्काउट एंड गाइड है। कला और संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी रेलवे में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी रेलवे में नियुक्ति उन्हें भी प्रदान किया जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग इसी सब पे चर्चा करने वाले हैं और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, जब कोई भी डिपार्टमेंट रेलवे में कार्मिक शाखा के द्वारा एक निश्चित तिथि तक, एक पीरियड तक ये एनालिसिस किया जाता है कि 1 साल या 2 साल में कितनी रिक्तियां होने वाली हैं, और उन रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट है वो आरआरबी को अपना इंडेंट भेजती है और उसके आधार पे आरआरबी जो है वो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू करती है। सारे पोस्ट को ध्यान में रखते हुए किस पोस्ट पे कितने कर्मचारी की नियुक्ति की जानी है, और वो आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है। फिर जो सक्षम कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा फॉर्म भरा जाता है, उनका एग्ज़ाम होता है, उनका मेडिकल होता है और फिर उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन इसके अलावे जो सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण होता है सीजीए, अनुकंपा। जो रेल कर्मचारी अगर उनकी किसी घटना के दौरान ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है तो उन कर्मचारियों के जो आश्रित हैं उन्हें प्रायोरिटी पे 1 महीने के अंदर नियुक्ति प्रदान की जाती है अनुकंपा के आधार पे। इसके अलावे जो कर्मचारी अगर वो अपने रिटायरमेंट से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, मेडिकली अनफिट अगर वो किसी भी पोस्ट पे काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं, ऑल क्लास अनफिट हो जाते हैं, तो उनके जो आश्रित हैं उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। अथवा जो कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट थे, सपोज करिए कोई स्टेशन मास्टर है, अगर वो फिट फॉर A2 रहेगा तभी वो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी करेगा। अगर वे अनफिट हो जाते हैं, अनफिट फॉर A2, और वो फिट फॉर A3 अथवा B1 हो जाते हैं, तो ऐसे में उस कर्मचारी की जो कुल सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, तो वो कर्मचारी अगर किसी दूसरे पद पर काम ना करना चाहता है, वो अगर अपना VR दे देता है, तो उनके जो आश्रित हैं उनको ग्रुप डी के पद पर उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उनके आश्रित हैं, अथवा जो कर्मचारी ऑल क्लास अनफिट हो गए हैं उनके आश्रित हैं, तो उन कर्मचारियों के जो आश्रित हैं उनका एक एग्ज़ाम लिया जाता है, और उस एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाते हैं तो उन्हें क्लास 3 में उनके क्वालिफ़िकेशन के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। अगर वो उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उन्हें ग्रुप डी के पोस्ट पे नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसमें अगर कर्मचारी की विधवा वो अगर पढ़ी लिखी ना भी हो तो उन्हें ग्रुप डी के पोस्ट पे नियुक्ति दी जाती है, उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कर्मचारी का लड़का है या लड़की है
अगर वो कम से कम 10वीं पास है तभी उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। अगर वो जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है उनका बच्चा अगर छोटा है तो ऐसे में वो उस कर्मचारी के जो आश्रित हैं, उनकी जो विधवा है, वो चाहे तो अपने बच्चे के जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं होता है तब तक के लिए वो प्रशासन से उसकी अनुमति ले लेती हैं और प्रशासन उसे उस बच्चे के बालिग होने तक उसे अनुमति प्रदान करती है। उसके बाद कर्मचारी का बच्चा जो है वो अगर इंटर, ग्रेजुएशन या जो भी है उस अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रेलवे का एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाता है तो उसकी नियुक्ति रेलवे में उचित पद पर कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आरआरबी का जो वैकेंसी है उसको भरने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वैसे में जो जीडीसी का सहारा लिया जाता है। जीडीसी जो है उसमें आरआरबी के कुल वैकेंसी का 20% वैकेंसी जीडीसी के माध्यम से भरा जाता है। इसमें जोनल लेवल पर नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और जो भी रेलवे कर्मचारी जो रेलवे में पहले नियुक्ति पा चुके हैं वही कर्मचारी इसको भरते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का वैकेंसी है जो कर्मचारियों के माध्यम से भरा जाता है और इसमें कर्मचारी को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उसके बाद जो कर्मचारी जीडीसी के माध्यम से आता है उस कर्मचारियों को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अगेंस्ट आया हो। सपोज करिए कि कोई ग्रुप डी का कर्मचारी था, वो अगर स्टेशन मास्टर के पद पे जीडीसी के माध्यम से आया तो उसमें क्या होता है कि उसका जो पुराना सर्विस था, जो लेवल 1 का जो के पद पे जो काम कर रहा था, तो उसका सर्विस तो काउंट होगा, उसके लीव अकाउंट वगैरह सब कुछ आगे क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उस कर्मचारी को जब वो जीडीसी के माध्यम से जिस पोस्ट मैंने स्टेशन मास्टर पोस्ट पे ज्वाइन किया तो वहाँ से उसका सारा बेनिफिट आरआरबी के कैंडिडेट की तरह दिया जाएगा। अगर वो कर्मचारी लेवल 1 में था और उसको अगर हम लोग एमएससी भी देते तो वो लेवल 4 तक ही जा सकता था। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी जीडीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर बना है तो स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वो 4200 का है, तो हम लोग 4200 उसका रिक्रूटमेंट ग्रेड पकड़ेंगे। 4200 से पहला प्रमोशन 46 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एमएससीपी अथवा उसका प्रमोशन जो सेकंड एमएससीपी जिसको हम लोग कह सकते हैं वो 48 का हो जाएगा और थर्ड एमएससीपी उसको 54 का दिया जाएगा। मतलब जो कर्मचारी 1800 से स्टेशन मास्टर में आया वह 54 तक जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो कर्मचारी जीडीसी के माध्यम से अगर वो फिर से नियुक्त होते हैं। और जीडीसी का जो सिलेबस है वो आरआरबी के सिलेबस की तरह ही है, उसमें वही सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जो आरआरबी के एग्ज़ाम में जिसके बारे में आरआरबी के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। जीडीसी का जो फॉर्म है वह सारे रेल कर्मचारी भर सकते हैं जो अपने उच्च पद पे जाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई लेवल 2 का कर्मचारी है तो वो लेवल 2 का फॉर्म तो नहीं भरेगा, लेकिन लेवल 2 से ऊपर का जितना भी पोस्ट है वो सारे पोस्ट को भर सकता है। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए अपने सेक्शन में। हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।